बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 9 है ऑर्गेनाइजिंग इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे या संगठन के बारे में। तो क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग? आफ्टर हैविंग डिसाइडिंग अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हमने पीछे वीडियो में हमने प्लानिंग के बारे में सीखा क्या होती है प्लानिंग। ये अब क्या है, मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग के बाद उनको एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है। वी कॉल दिस फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। इस स्ट्रक्चर बनाने के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कार्य को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग व्हाट एक्टिविटीज़ आर टू बी कंडक्टेड, कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है कंडक्ट की जाएंगी। हाउ द एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप्ड, उन एक्टिविटीज़ को समूहीकरण कैसे किया जाएगा, ग्रुप्ड कैसे किया जाएगा। हाउ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड एंड वो रिपोर्ट्स टू बोम, कि उत्तरदायित्व और अधिकार कैसे डेलीगेट किए जाएंगे, सौंपे जाएंगे, और कौन किस को रिपोर्ट देगा। मतलब सब कुछ इसमें डिफाइन कर दिया जाता है कि कौन क्या काम करेगा, किसके क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या राइट्स हैं, और कौन किसके प्रति जो है उत्तरदायी होगा। ये सब कुछ इसमें बता दिया जाता है। इट रेफर्स टू हारमोनियस, हारमोनियस मतलब मिलजुल कर, यानी अलग अलग मिलजुल कर, हारमोनियस एकता के साथ, एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स, क्योंकि हमने देखा कि काम को कई टुकड़ों में बांट देते हैं, कई डिपार्टमेंट्स बनते हैं, तो उनको हारमोनियस एडजस्टमेंट की जाती है वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे सामान्य जो उद्देश्य हैं, सभी पूरी संस्था के समान उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए बिलोंग्स टू ए प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ एंड क्रिएटिंग फॉर्मल रिलेशनशिप अमोंग एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं इसमें? सबसे पहले डिवीज़न ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ द बेसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर काम का बंटवारा ही नहीं होगा तो एक अकेला व्यक्ति सारा काम कर लेगा। ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत ही हमें तब पड़ेगी जब कार्य विभाजन किया जाएगा। काम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। तो हमने पीछे भी सीखा था डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है। तो ये इसका बेसिस है ऑर्गेनाइजिंग का। इन अदर वर्ड्स, देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीज़न ऑफ वर्क। बिना कार्य विभाजन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकती। अंडर डिवीज़न ऑफ वर्क, इस डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या होता है, द एंटायर वर्क ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इंटू मैनी डिपार्टमेंट्स। तो बिजनेस का जो डिपार्टमेंट काम है कई डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है, और आगे उन डिपार्टमेंट्स के फिर आगे सब डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। तो ये इसका बेसिस है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन, तालमेल, समन्वय। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, चैप्टर पढ़ा था हमने पीछे। अंडर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सन्स आर असाइंड डिफरेंट वर्क्स बट द एम ऑफ दीज पर्सनस हैपन टू बी सेम। काम का बंटवारा हो गया, हर काम अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए, लेकिन उन डिपार्टमेंट्स में तालमेल होना भी ज़रूरी है। उन डिपार्टमेंट्स में समन्वय होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया हमने, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया, सेल्स डिपार्टमेंट बनाया। अब सेल्स डिपार्टमेंट का तालमेल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले के साथ नहीं है। मार्केट में ऑर्डर ज़्यादा था, उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले से तालमेल ना होने के कारण वहाँ तक बात नहीं पहुँची, तो प्रोडक्शन कम हुई, जिससे मार्केट में जब ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो कंपनी की रेपुटेशन डाउन होती है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। तीसरी बात, प्लूरलिटी ऑफ पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति, मतलब व्यक्तियों का बहुवचन होना चाहिए, मतलब सिंगल प्लूरल होते हैं ना। तो एक व्यक्ति है तो उसका तो संगठन बनता ही नहीं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति काम कर रहे होंगे तभी जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ए सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, एक अकेला व्यक्ति संगठन का निर्माण नहीं कर सकता। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म बट ऑल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ए जनरल ऑब्जेक्टिव। भले ही वो अलग अलग काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है उनका? संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना। फिफ्थ है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट, संगठन प्रबंध का एक यंत्र है। ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ दैट मशीन इन विच नो पार्ट कैन अफोर्ड टू बी इल फिटिंग और नॉन फंक्शनल। इस मशीनरी का कोई भी पुर्जा जो है, कोई भी पार्ट जो है मशीन में, जैसे पुर्जा होता है वैसे ही इसमें कोई भी पार्ट जो है नॉन फंक्शनल नहीं रह सकता, क्रियाविहीन नहीं रह सकता।
मतलब और गलत फिट ना किया जाए किसी को। इन अदर वर्ड्स, इफ द डिवीजन ऑफ वर्क इज नॉट डन प्रॉपरली और पोस्ट्स आर नॉट क्रिएटेड करेक्टली, द होल सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट विल कोलैप्स। सही जगह पर हमने सही व्यक्ति को नहीं बिठाया या हमने सही डिपार्टमेंटेशन नहीं की तो संस्था जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इम्पोर्टेंस के संबंध में एक बात कही है, ए पुअर ऑर्गेनाइजेशन कुड रन ए गुड प्रोडक्ट इनटू द ग्राउंड, कि जो एक पुअर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं की गई, गलत ऑर्गेनाइजेशन की गई है, संगठन गलत बनाया गया है, वो एक अच्छे प्रोडक्ट को भी मिट्टी में मिला सकता है। एंड दैट ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, अगर संगठन अच्छा है, विच हैज़ कंपैरेटिवली पुअर प्रोडक्ट, चाहे उनका प्रोडक्ट अच्छा ना हो, मतलब कंपैरेटिवली अच्छा कम अच्छा हो, मतलब कुड रन ए गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट, तो अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट से वो बाहर कर सकता है। इसी संदर्भ में हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहला है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण के लाभ मिलते हैं इसमें। विशिष्टीकरण क्या होता है, कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो उस काम में वो ट्रेंड हो जाता है, पारंगत हो जाता है, तो बिना देखे भी उस काम को फिर वो कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, संगठन में हम ऑर्गेनाइजिंग में काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और काम का वो टुकड़ा किसी एक्सपर्ट को दे दिया जाता है। ऑलरेडी एक्सपर्ट तो होता ही है, लेकिन बार बार उस काम को करने से वो उसमें और भी उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, मास्टर बन जाता है उस काम का। दूसरी बात है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, जैसे हमने बात करी थी, इसमें बता दिया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका अधीनस्थ होगा, सबॉर्डिनेट होगा, पहले से ही सारी बात बता दी जाती है ऑर्गेनाइजिंग में। तो इसमें वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो उसमें क्लैरिटी रहती है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का पूर्ण उपयोग। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल एक्टिविटीज, हमने अभी देखा। देयर इज ए डिफरेंट एम्प्लॉई परफॉर्मिंग एवरी जॉब, प्रत्येक काम को करने के लिए एक अलग व्यक्ति होता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से क्या होगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्टिविटी बीइंग लेफ्ट आउट और एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अननेसेसरी डुप्लीकेटिंग एनी, हमने काम असाइन कर दिया, सबको बता दिया तूने ये करना है, आपने ये करना है, तो कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होगी जो छूट जाए और कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होगी जो रिपीट हो जाए। उसके बाद है अडॉप्शन टू चेंज, अगर कोई चेंज हम करना चाहते हैं तो ईज़िली उसको चेंजेस को अडॉप्ट किया जा सकता है। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहता है इससे। पर्सनल की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि एक ही काम को बार बार कर रहा है तो उस टेक्निक में वो पूरी तरह से वो डेवलप हो जाता है। और इसमें एक और भी करते हैं, हम बीच बीच में रोटेशन भी करते रहते हैं, काम की बदलते रहते हैं ताकि वो हर तरह से वो डेवलप हो जाए, उसका पर्सनल का डेवलपमेंट हो जाए। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, the process of organizing allowing the employees the freedom to take decision which helps them to grow. They are always ready to face new challenges. This situation can help in the development of the enterprise. This helps in increasing the earning capacity of the enterprise, which in turn helps in development. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग हैज़ द सेम इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट एज ए स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन ए ह्यूमन बॉडी। जैसे ह्यूमन बॉडी में बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है, ऑर्गेनाइजेशन की तुलना हम उससे कर सकते हैं। जैसे हड्डियों की जो बोन्स की जो अपना इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बॉडी में, तो जो संस्था रूपी जो शरीर है उसमें भी ऑर्गेनाइजिंग की सेम ही इम्पोर्टेंस है। इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, संगठन बनाने की जो प्रोसेस है, फंक्शन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन वाला, इसका प्रोसेस क्या है। जैसे प्लानिंग में प्रोसेस पढ़ा था हमने, इसका भी प्रोसेस है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन, क्या क्या स्टेप्स हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड फाइनली एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। तो सबसे पहला था हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य की पहचान और कार्य का बंटवारा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is the identification and division of work.
एट दिस स्टेप द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज़। जो कुल काम है उसको विभिन्न क्रियाओं में बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ए मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन बी लाइक दिस: परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, कुछ पार्ट्स बने बनाए खरीदते हैं, प्रोडक्शन, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, कॉरस्पेंडेंस, मैनेजमेंट और अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा। तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या काम होते हैं और उन कामों को हमने अलग अलग टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। अब दूसरा स्टेप आ जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीयकरण। आफ्टर वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन डिजाइंड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी स्टार्ट द डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़। एक तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक तरह के डिपार्टमेंट में ग्रुप करके इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, इनको हम परचेज डिपार्टमेंट में शामिल कर सकते हैं। प्रोडक्शन, स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक गुड्स को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, रिसर्च को रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स को हम डाल सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को वित्त विभाग बना देंगे, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट बना सकते हैं हम। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, कॉरस्पॉन्डेंस, इनको हम और फाइनेंस के साथ ही जोड़ सकते हैं, इसको भी हम। एंड अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, HRD डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो ये कुछ डिपार्टमेंट बना देते हैं पहले स्टेप के बेस पर। दूसरे स्टेप में हम इनका विभागीयकरण कर देते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं। तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। एट दिस स्टेज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल और पोस्ट इज डिसाइडेड। द परचेज मैनेजर विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेजिंग। अब डिपार्टमेंट बना दिया, उसका हेड हमने परचेज मैनेजर को बना दिया और उसको कार्य सौंप दिए। सेल्स मैनेजर को सेल्स से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सारे काम हमने सौंप दिए। तो एंड सो ऑन, इस तरह से हम उनको ड्यूटीज़ की असाइनमेंट देते हैं, उनको क्या क्या काम आपने करना है वो उनको सौंप दिया जाएगा। फिर है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। When two or more than two persons works for the attainment of common goals, their interrelationship must be defined very clearly. Everybody should know who is the superior, कि कौन superior है, कौन उच्च अधिकारी है, and who is the subordinate, और कौन अधीनस्थ है। For example, the purchase manager will be the सुपीरियर फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा, परचेज मैनेजर होगा, वो उस डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका बॉस होगा, उनका हेड होगा। दे विल रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम हिम एंड विल आल्सो बी रेस्पॉन्सिबल टू हिम। तो ये पता लग गया कि कौन किसके प्रति जवाबदेह है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश कर दिया। तो इस तरह से हमने 4 स्टेप्स में ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं, संगठन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो वीडियो को अच्छे से सुने, देखें और लाइक करें, शेयर करें, और आज तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।